हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। तो आज का भी हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। जैसा कि हमने पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि पर्सनैलिटी अप्रोच किसे कहते हैं तथा इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिकों के परीक्षण आते हैं, तो अभी तक तो हमने इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही जाना कि पर्सनैलिटी अप्रोच क्या है। लेकिन अभी हमने सिर्फ पर्सनैलिटी अप्रोच के सकारात्मक पक्ष के बारे में जाना। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हुए, जैसे कि 1960 वाले दशक में व्यक्तित्व सीलगुण जो शोध है, इसको काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसी तीन घटनाएं थी। पहली घटना अनुक्रिया सेट वाद विवाद से उत्पन्न हुआ। अनुक्रिया सेट मॉडल के समर्थकों का तर्क यह था कि सभी वर्तमान व्यक्तित्व आविष्कारिका जो है, शील गुणों को मापने के बजाय अपने आप को उत्तम दिखाने की इच्छा, जिसे सामाजिक वांछनीयता कहा जाता है, कि प्रवृत्ति में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को मापता है। इस तर्क द्वारा व्यक्तित्व शीलगुण शोध के विधि प्रणाली आधार को कड़ी चुनौती मिली और इससे उससे दो चार होना पड़ा। तो ये सबसे पहली घटना थी। दूसरी घटना थी जो इसके लिए सबसे नकारात्मक हुई। दूसरी घटना व्यक्तित्व शीलगुण शोध का व्यवहारवादियों द्वारा किया गया तीखी आलोचना थी। व्यवहारवादियों ने इसकी काफ़ी आलोचना की, जिसका सार तत्व था कि किसी आंकड़े का सावधानी पूर्वक समीक्षा से किसी समान शीलगुण के अस्तित्व का कोई समर्थन नहीं मिलता है, जो सचमुच में व्यक्ति के व्यवहारों को विभिन्न परिस्थितियों में निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। तो इस तरह से यह दूसरी घटना थी जिसमें व्यवहारवादियों ने व्यक्तित्व शीलगुण का बहुत ही तीखी आलोचना की। तीसरा था कि 1960 के लगभग मध्य तक कई विभिन्न तरह के व्यक्तित्व परीक्षण विकसित हो चुके थे, बन चुके थे बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट, और प्रत्येक व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा शील गुणों का भिन्न भिन्न सेट का मापन होता था, जिसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि शील गुणों के एक पर्याप्त वर्गीकी विकसित करने की उम्मीद पर क्या हुआ, पानी फिर गया, पूरी तरह से फेल हो गया। परंतु इन तीनों घटनाओं के कुप्रभाव को कम करने की कवायद मनोवैज्ञानिकों ने जारी रखी। अनुक्रिया सेट वाद विवाद ब्लॉक के प्रयासों से लगभग समाप्त हो गया, जिन्होंने यह दिखलाया कि अनुक्रिया सेट सिद्धांत का मौलिक दावा ही गलत था। लोहालिन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों के शोधों से दूसरी घटना के कुप्रभाव को भी कम किया गया। इन लोगों ने अपने शोध के आधार पर यह दिखलाया कि व्यक्तित्व शील गुणों का स्पष्ट जननिक आधार होता है, सीधा जननिक आधार होता है। सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रश्नावलियों पर के मापनियों का पर्याप्त आनुवांशिक आधार होता है। उसका एक आनुवांशिक आनुवांशिक हेरिडिटेबल पर्याप्त आनुवांशिक आधार होता है। और तीसरी घटना जो वर्गीकी से संबंधित है का समाधान विग 5 सिद्धांत के प्रतिपादन से हुआ, जिससे लगभग यह तय हो चुका था कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण 5 बड़े शील गुणों से होता है। और वो 5 बड़े शील गुण या विमा हैं: बहिर्मुखता, सहमजता, कर्मनिष्ठता, स्नायु विकृति, अनुभूतियों का खुलापन या संस्कृति। ये सारी उपयुक्त विमाओं के प्रथम अक्षर का अगर हम कूट संकेतिक करेंगे, जैसे कि ये पांचों जो हैं,
इन सबका हम अगर कूट बनाएं एक, तो क्या हो जाएगा? ओशियन। ओशियन हो जाएगा। अब ओशियन कैसे हुआ? इसको अगर हम करें तो अनुभूतियों का खुलापन या संस्कृति, उससे हमने ओ ले लिया। इन पांचों सील गुणों के फर्स्ट लेटर को लेने से एक हमारा एक कोड बन जाएगा जिसको हम ओशियन कहते हैं। हम क्या मतलब, इससे मनोवैज्ञानिकों ने ही बनाया था जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो इन पांचों सील गुणों को उन्होंने एक शॉर्टकट फॉर्म दे दिया, ओशियन के रूप में किया जा सकता है। ऐसा बोला जा सकता है ना, ये पांचों सील गुणों को बोलने में मतलब जितना टाइम जाएगा उससे अच्छा है कि हम शॉर्ट में उसको ओशियन कह सके। जिसे मापने के लिए कोस्टा एवं मैक्रेक ने एक विशेष प्रश्नावली विकसित की जिसे नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका संशोधित जिसे नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका संशोधित नियो पर्सनैलिटी इन्वेंटरी कहा गया। इस तरह के व्यक्तित्वशील गुणों के वर्गीकी जिसकी खोज की शुरुआत गॉल से प्रारंभ हुई थी, बड़े 5 विमाओं पर आकर समाप्त हो गई। तो इस तरह से सीलगुण उपांगम पर्सनैलिटी अप्रोच, सीलगुण उपांगम यानी कि ट्रैट अप्रोच, इस तरह से सीलगुण उपांगम ट्रैट अप्रोच में व्यक्तित्व के इन महत्वपूर्ण विमाओं डायमेंशन की पहचान करने की कोशिश की गई जिसके आधार पर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न समझे जाते हैं। इस अप्रोच की मान्यता यह है कि यदि एक बार यह जान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह भिन्न है, तो फिर यह आसानी से मापा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना भिन्न है, और तब अध्ययनकर्ता उन अंतरों को विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों के अंतरों के साथ संबंधित कर उसकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से हमने ट्रैट अप्रोच के अंतर्गत इन कुछ पहलुओं के बारे में आज जाना। इसके अन्य पहलुओं के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।